हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ सीरीज ऑन ऑफिशियल फिजिक्स। आई एम सुमित एंड हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने पिछले बार छोड़ा था। हमने देखा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे सॉल्व करते थे या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते थे। भाई आप एक्सेस चूज़ करते थे, फोर्सेस लिस्ट करते थे, एफबीटी ड्रॉ करते थे और उसके बाद इक्वेशंस लिख देते थे अलॉन्ग दोज एक्सेस। ठीक है। और इक्वेशंस को फिर जैसे ये दो इक्वेशंस आई थी, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आपका डिज़ायरेबल वैल्यू मिल जाएगी। नाउ मूविंग ऑन, आज का हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने बोल दिया 98% ऑफ द क्वेश्चंस आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्यों पढ़ते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन तीनों लॉज में से सबसे इंटरेस्टिंग लॉ है। ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। कैसे, हम देखते हैं। When two bodies interact, the forces on bodies from each other are always equal in magnitude and opposite in direction। कहने का मतलब अगर दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं तो फोर्सेस ऑन बॉडी, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब जो एक दूसरे पर फोर्सेस लगाएंगी वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। अगर आपने सुना होगा एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जहाँ पर भी बैठ के भी लेक्चर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपने रूम में उठो वहाँ पर, ठीक है, और दीवार के पास जाओ, वॉल के पास जाओ और दीवार पे मुक्का मार दो, पंच करो। धीरे से पंच करना। जब आप पंच करोगे तो आप देखोगे कि भाई आपको कुछ थोड़ा सा दर्द होता है। थोड़ा ज़ोर से पंच करोगे तो आप देखोगे आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इसमें कैसे, ठीक है, मान लीजिए वॉल है और यहाँ पर आपने पंच करा उसको, ठीक है। तो व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट, कौन सी दो बॉडी? आपका हाथ और वॉल। व्हेन दीज टू बॉडीज इंटरेक्ट, ठीक है, द फोर्सेस ऑन बॉडीज फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे ये बॉडीज जो फोर्स लगा रही होंगी वो, जब आपने पंच करा तो आपका हाथ इस वॉल पे कुछ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्सेस ऑन बॉडीज फ्रॉम ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब भाई ये दीवार भी आपके हाथ पे कुछ फोर्स लगा रही है, वो फोर्स कितना होगा? विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब इस फोर्स के बराबर ही होगा, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब जितना फोर्स आप दीवार पे लगा रहे हो उतना ही फोर्स दीवार आप पे लगा रही है। अब देखो, अगर आप कब तेज़ मारोगे तो आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, तो इसलिए आपको ज़्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि दीवार अभी आप पे ज़्यादा फोर्स लगाती है, वॉल भी आप पे ज़्यादा फोर्स लगाती है। ना एक और एग्जाम्पल लेते हैं। भाई आप जहाँ पर भी बैठे होगे, मतलब आपने कभी क्रिकेट खेला हो बचपन में, या ऐसा कोई भी गेम खेला हो जिसमें बॉल से लटका के ऐसे मारते थे। जब क्रिकेट खेलते हो, अगर आप कभी सीखोगे एकेडमी में जाके, एक प्रैक्टिस होती है कि बॉल को वो बोलता है ऐसे लटका दो घर पे, ठीक है, और फिर आप अपने बैट से उसको स्विंग करके ऐसे मारो, जिससे बैट का स्ट्रोक डेवलप हो या आपका शॉट का फ्लो सही हो। वो ऐसे प्रैक्टिस बताते हैं। तो इसमें आप देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे लग रहा है। ये जो बॉल है, ठीक है, ये स्ट्रिंग से ऐसे लटकी हुई है। अब बॉल और स्ट्रिंग इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बॉल और स्ट्रिंग कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। कैसे कर रहे हैं? भाई बॉल स्ट्रिंग पे कुछ फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? वेट। बॉल जब लटक रही है तो बॉल का जो वेट है वो स्ट्रिंग पे लग रहा है, वो उस रोप पे लग रहा है, और बदले में स्ट्रिंग भी बॉल पे कुछ फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स? स्ट्रिंग क्या लगा रही है? स्ट्रिंग लगा रही है टेंशन, ठीक है। तो भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाओ आप इस पर। व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट, कौन सी दो बॉडीज? स्ट्रिंग, रोप और बॉल। फोर्सेस ऑन बॉडीज फ्रॉम ईच अदर, कौन से दो फोर्सेस? टेंशन और वेट। फोर्सेस ऑन बॉडीज फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ईच अदर मतलब भाई बॉल रोप पे लगा रहा है वेट, और रोप बॉल पे लगा रही है टेंशन। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब टेंशन इज इक्वल टू वेट, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर वेट नीचे लग रहा है तो टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स होते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का और एग्जांपल होते हैं जब आप चलते हो, उसमें फ्रिक्शन कंसीडर होता है, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे ये, उसके बाद आप देखना। हॉर्स और कार्ट प्रॉब्लम एक जो HCF में बहुत अच्छे से एक्सप्लेंड है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है आपको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि दिस इज अ क्विक रिविजन, लेकिन आई वुड रिकमेंड आप जाके इसको देखो, एक बार पढ़ो। एक ही पेज का है। अब मैंने जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझा दिया है, तब आपको समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ही आप ये पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी टाइम नहीं है इस सीरीज़ में। अगर जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है और हम थोड़े डिटेल में जब डिस्कस करेंगे, जब फुल कोर्स या फिर कुछ स्पेशल क्लासेस में स्पेशल चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं समझा दूँगा
बट नॉट राइट नाउ। अभी मैं रिकमेंड करूँगा आप जाके पढ़ो, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़े ध्यान से पढ़ लेना ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा डिटेल में लेंगे, एक लेवल और अंदर चलेंगे। सेम स्टेटमेंट है। अब देखो भाई, आपने कभी क्रिकेट खेला हो, जैसे ये बेसबॉल का बैट पकड़ी है, ठीक है, यहाँ से बॉल आएगी, ये क्या करेगी, बैट को स्विंग करेगी और बॉल को मारेगी। तो बॉल क्या होगा, बॉल पहले ऐसे आ रही थी, बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी। इसमें 3 स्टेप है, एक बॉल का आना, एक स्विंग करना, और तीसरा बॉल का वापस जाना। अब तीनों को अलग अलग देखते हैं। पहली बात, एक सिस्टम चूज़ करो आप। सिस्टम मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ, मैं सिस्टम अभी चूज़ कर रहा हूँ ये बच्ची और बैट, ठीक है, ये मेरा पूरा सिस्टम हो गया है। दूसरे कलर से मैं सिस्टम दिखा देता हूँ, ये मेरा सिस्टम हो गया है ना। अब क्या हो रहा है, बॉल आ रही है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, इसने स्विंग करा। अब जब ये स्विंग कर रहा है तो बैट और बॉल के बीच में कुछ कांटेक्ट होगा, और जब बैट और बॉल के बीच में कुछ कांटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है दोनों इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगे भाई। तभी तो पहले बॉल इधर आ रहा था कुछ वेलोसिटी से, फिर बॉल इधर जाने लगा कुछ और वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन हुआ है, मतलब कुछ फोर्स इन्वॉल्व है। भाई जब एक्सेलरेशन होता है तभी तो फोर्स इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद करो। तो इसका मतलब है भाई इस बच्ची ने इस बॉल पे कुछ फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, राइट, तभी तो बॉल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो गया है। अब रिटर्न में बॉल क्या करेगी, बॉल बोलेगी मैं भी लगाऊंगी फोर्स ऑपोजिट, ठीक है, बॉल भी ऑपोजिट उसी मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक और थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अब ये डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि हम इसमें एक और लेवल ला रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ आप एक नहीं, दो नहीं, 3 चीज़ों को कंसिडर करो। पहली बॉल, दूसरा बैट, ठीक है, और तीसरा ये लड़की इटसेल्फ, ठीक है। अब आप 3 सिस्टम कंसीडर करो। अब क्या हो रहा है, इनका इंटरेक्शन देखते हैं। क्यों देख रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, आप जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये बॉल यहाँ पर आ रही है, ठीक है, अब ये बैट ने इसको हिट करा है, क्योंकि बैट को मैं अलग सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है, बैट और बॉल का इंट्रैक्शन हो रहा है। तो बैट ने इसको हिट करा, ये इस डायरेक्शन में गई, मतलब बॉल पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ठीक है। अगेन कलर चेंज कर लेते हैं, बॉल पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा है। अब बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो बॉल भी बैट पे फोर्स लगाएगी कुछ इस डायरेक्शन में। तो भाई बॉल ने बैट पे कुछ ऐसा फोर्स लगा दिया, ये तो एक लेवल ऑफ हो गया। अब बैट और बच्चे को कंसीडर करो। अब बॉल और बच्चे को कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ, कि बॉल और इस बच्ची का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है, राइट, इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब बैट और बच्ची का कांटेक्ट, अब मैं बैट और बच्ची को कंसीडर कर रहा हूँ। अब जब बैट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो बैट भी बच्ची पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और इन रिटर्न भाई ये लड़की इस बैट पे, अगेन कलर चेंज कर लेते हैं, ये लड़की इस बैट पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। भाई आप खुद अब अपने क्रिकेट खेला हो या कभी कोई भी गिल्ली डंडा टाइप कुछ भी खेला हो, तो आप खुद इमेजिन करो, जब बॉल हिट करेगी तो बॉल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बॉल पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तभी बॉल इधर मूव करती है। बॉल बैट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। भाई अभी कभी आपने स्विंग करा हो तो बैट आप पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बैट तो आप पे इधर ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि आप आगे की साइड घुमाते हो, आप आगे की साइड फोर्स लगाते हो। कभी आपने ध्यान दिया हो, अगर बॉल बहुत तेज आती है तो आपका हाथ एकदम से नम हो जाता है, हिंदी में बोलूँ तो सुन्न हो जाता है। क्यों, बॉल बहुत तेज़ आ रही है, मतलब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है बॉल को इधर इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ठीक है। और आपको अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो मतलब आप पर भी ज़्यादा फोर्स लग रहा है, आपके हाथों पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इसलिए आपके हाथ एकदम से नम हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक और लेवल में हम जाके एनालिसिस करें, हमने 2 सिस्टम की जगह 3 सिस्टम कंसीडर कर लिए, बॉल, बैट और चाइल्ड इटसेल्फ, ठीक है। हमने 3 वो कंसीडर कर लिए ना। ये तो हो गया एनालिसिस। अब इसका क्या यूज़ होगा, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो भाई आप अब देख सकते हो कैसे इंट्रैक्शन होता है 2 बॉडीज़ के बीच में, आप एकदम से कंफ्यूज नहीं होकर डरोगे नहीं, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इतना ही था। तो हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं। पहला लॉ बोलता है कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो भाई एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन 0 होता है। दूसरा लॉ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 4 स्टेप होती हैं, ठीक है। वो सिस्टम चूज़ करो, फोर्स लिस्ट करो, एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। और थर्ड हमने देखा भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने तीनों एग्जांपल देखा और मैंने बोला थ्योरम वाला एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। तो भाई
98 to 99% ऑफ क्वेश्चन आपके इसी स्लाइड से हो जाएंगे, मैकेनिक्स के, इसी इन 2 लेक्चर से हो जाएंगे। एक स्यूडो फोर्स का टॉपिक बचा है जो हम अगले लेक्चर में कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद आपका फोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जानी है, ठीक है। नाउ एज आई ऑलवेज से गो एंड प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ रिविजन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस विल हेल्प यू एलिमिनेट द एरर्स। ऑलवेज से दैट भाई थ्योरी मेरे को भी आती है, आपको भी आती है, किसी तीसरे बंदे को भी आती है, लेकिन हम तीनों में से जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो कम गलतियाँ करेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, और उसको वो ज़्यादा क्वेश्चंस का उसका एक्सपोजर होगा, तो उसकी क्वेश्चन क्रैकिंग एबिलिटी डेवलप होगी ज़्यादा। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गो एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इससे करेंगे HCR में पहले, सेकेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद अगर समय बच जाता है तो आप जाएँ और कोई भी क्वेश्चन बैंक जो अच्छा सा आपका फैकल्टी रिकमेंड कर रहे हो कोचिंग में, या फिर आप नहीं कर रहे हो सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हो, तो सेंगेज या आर्यन का जो आपको अवेलेबल हो उनमें से कोई भी ले लीजिए। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।